दुनिया पर दिन प दिन साइबर अटैक का मामला बढ़ता चला जा रहा है। अकेले भारत में 2022 के नवंबर तक 12.5 लाख के आसपास मामले को ट्रैक किया गया है। अगर आप किसी वेबसाइट से फ्री में मूवी या वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो आपका गैजेट हैक हो सकता है। जरा आप इमेजिन करके देखिए कि आपसे ना कोई ओटीपी मांगा जाए, ना कोई बैंक डिटेल और ना ही किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाए और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए तो। नमस्कार दोस्तों, जब इस दुनिया में इंटरनेट का आविष्कार भी नहीं हुआ था तो किसी टेक्नोलॉजी पर पहला साइबर हमला 1834 में ही हो गया था। ये साइबर का पहला हमला फ्रांस के एक टेलीग्राफ पे हुआ था और टेलीग्राफ के सिस्टम पर कंट्रोल करके एक फाइनेंशियली मार्केट के जानकारी को चुरा लिया गया था। लेकिन 1834 में किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पहला चोरी का मामला हुआ। लेकिन उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये एक बड़ा उद्योग बन जाएगा, वो भी 1.5 ट्रिलियन का। उसके बाद जब इंटरनेट की खोज हुई तो इंटरनेट पे पहला साइबर अटैक 1988 में ही हो गया। जब आम पब्लिक के बीच सही से कंप्यूटर पहुंचा भी नहीं था, उस समय रॉबर्ट मैरिस नाम के एक वैज्ञानिक एक ऐसे कार्यक्रम पे काम कर रहे थे जो धीरे धीरे इंटरनेट पे फैल सकता था। आप समझिए कि ये एक वायरस की तरह था, लेकिन इसका नाम वर्म था। एक दिन रॉबर्ट ने इस वर्म को टेस्ट करने के लिए एक कंप्यूटर को हैक किया। अगले दिन सुबह तक देश भर के हजारों कंप्यूटर में ये वर्म फैल चुका था। उस समय इस वर्म से लगभग 6000 लोग प्रभावित हुए थे और वैज्ञानिकों को इस वर्म को खत्म करने में लगभग 72 घंटों का समय लग गया था। हालांकि वर्म और वायरस में अंतर है। वर्म अपने आप फैलता है और वायरस को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल कराया जाता है। इंडिया में साइबर अटैक के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं। जो साइबर अटैक के मामले 2018 में 2,08,456 थे, वही बढ़कर 2019 में 3,94,499 हो गया। यही 2020 की बात करें तो 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर 11,58,208 पे पहुंच गया और यही आंकड़ा 2021 में 14,02,809 पे पहुंच गया। यही 2022 की बात करें तो केवल नवंबर माह तक 2022 में 12.5 लाख के आसपास मामले को ट्रैक किया गया है। वहीं साइबर अटैक की वजह से भारत में वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में 58.61 करोड़ का नुकसान हुआ था और वहीं वित्तीय वर्ष 2020 और 21 की बात करें तो यही आंकड़ा बढ़कर 63.40 करोड़ तक पहुंच गया। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम की वजह से दुनिया भर में हर साल 600 अरब डॉलर का नुकसान होता है, यानी वर्ल्ड के जीडीपी का 1% साइबर क्राइम की वजह से नुकसान हो रहा है। और वहीं 2020 में साइबर क्राइम की वजह से दुनिया भर में 1 ट्रिलियन डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। चलिए समझते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स कितने प्रकार से आपके ऊपर साइबर क्राइम कर सकते हैं। फिशिंग स्कैम में अटैक करने वाला किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया, फ़ोन या ईमेल के थ्रू संपर्क करता है और वो कुछ इस प्रकार से बहाने बना सकता है कि जैसे कि वो बैंक का कर्मचारी बात कर रहा है और बैंक में कुछ तकनीकी त्रुटि हो गई है जिसके कारण आपका डेटा मांगा जा रहा है और आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर और पासवर्ड देना है। कभी कभी ये आपसे आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर भी मांग सकते हैं, जो बिल्कुल आपको ऐसा करना नहीं है क्योंकि जो ऑफिशियली बैंक होते हैं वो आपसे ऐसे संपर्क करके आपका डेटा नहीं मांगते हैं। कभी कभी ये फिशिंग स्कैमर स्कैम करने के लिए बिजनेस का भी सहारा ले सकते हैं और आप उन पर विश्वास कर सकें, इसलिए ये आपको पूरी जानकारी देते हैं जो कि उन्होंने पहले से ही कहीं न कहीं से चुरा कर रखी होती है और उसके बाद ये स्कैमर आपको एक नकली वेबसाइट पे विजिट करवाते हैं जो कि उनके द्वारा ही बनाई गई होती है। ये फिशिंग स्कैमर स्कैम करने के लिए कभी कभी वार्निंग कॉल, मैसेज या ईमेल का भी सहारा ले सकते हैं और आपको आपके ऐप्स या किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को अपडेट करने या वेरीफाई करने के लिए कह सकते हैं। ऐसे में अगर आपके साथ फिशिंग स्कैम हो रहा है तो आप ध्यान देंगे कि जो भी वार्निंग मैसेज, कॉल या ईमेल के थ्रू आपसे संपर्क किया जाता है और आपको इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने या वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है, तो इसमें आप मैसेज में ध्यान देंगे कि आपको आपके नाम से प्रेजेंट नहीं किया जाता है और इसमें आपको कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी देखने को मिल सकता है।
ऐसे कंडीशन में आपके पास कोई लिंक आता है और बैंक से होने का दावा करता है तो आप लिंक पर क्लिक करने से बचें और किसी भी अटैचमेंट को ना खोलें। और आपको किसी लिंक के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने या वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है तो बिल्कुल भी ना करें। इसमें आपको ये भी नोट करना चाहिए कि जो वेबसाइट HTTP से चालू होती हैं वो फेक होती हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जो वेबसाइट HTTPS से चालू हो रही हैं वही ऑफिशियल हैं। ये स्कैमर स्कैम करने के लिए मालवेयर और रैंसमवेयर का भी सहारा ले सकते हैं। मालवेयर में ये स्कैमर आपके गैजेट में किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू वायरस इंस्टॉल करवाते हैं। वायरस इंस्टॉल होने के बाद आपके गैजेट का पूरा एक्सेस इन स्कैमर के पास चला जाता है। ये स्कैमर आपके गैजेट में मालवेयर को इंस्टॉल करवाने के लिए और भी कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई इंटरेस्टिंग न्यूज का या वीडियो का लिंक भेजेंगे और जब आप इस वीडियो को देखने के लिए लिंक पर विजिट करेंगे तो आप एक फेक वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे आपको इस वीडियो को देखने के लिए किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे आपके गैजेट में मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ये स्कैमर आपके गैजेट में एडल्ट वेबसाइटों से भी मालवेयर को इंस्टॉल करवा सकते हैं। जैसे ही आप किसी एडल्ट वेबसाइट से वीडियो को या किसी और लिंक पर क्लिक करते हैं और विजिट करते हैं तो वहाँ से मालवेयर आपके गैजेट में इंस्टॉल हो जाता है। मालवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपके गैजेट का जो फाइल एक्सेस है वो इन स्कैमर्स के पास चला जाता है। उसके बाद ये स्कैमर देख सकते हैं कि आप अपने गैजेट में क्या कर रहे हैं। जब इन स्कैमर्स को आपके गैजेट का एक्सेस मिल जाता है तो ये स्कैमर आपके डेटा का गलत उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड पे ये कोई सामान खरीद सकते हैं या आपके नाम पर कोई बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं या टेलीफोन जैसी अदर सेवा को भी ये ले सकते हैं। ये स्कैमर आपके चोरी किए गए डेटा के आधार पे आपके नाम पे लोन भी ले सकते हैं या आपके डेटा को डार्क वेब पर भी बेच सकते हैं। रैंसमवेयर भी एक मालवेयर की तरह ही एक वायरस है। इसमें ये स्कैमर आपके गैजेट के फाइल को लॉक कर देते हैं और आपसे इसे खोलने के लिए कुछ पैसा मांगते हैं और आप इन्हें पैसा दे दें, इसलिए ये बहाना बनाते हैं कि आपने अपने गैजेट पे इल्लीगल एक्टिविटी की थी, इसलिए आपका गैजेट लॉक हो गया है। ये स्कैमर स्कैम करने के लिए रिमोट एक्सेस स्कैम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये आपको बताएंगे कि ये किसी प्रसिद्ध कंपनी से हैं और जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, और आपको बताएंगे कि आपके कंप्यूटर से वार्निंग आ रही है और आपके कंप्यूटर में वायरस है। इसमें ये आपको और भी समस्याओं को बता सकते हैं जैसे कि आपका कंप्यूटर हैक हो गया है और इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ये आपसे किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कह सकते हैं या आपके गैजेट का फुल रिमोट एक्सेस भी मांग सकते हैं। इसके लिए ये कभी कभी चार्ज फीस भी मांगते हैं। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं या अपने गैजेट का फुल एक्सेस देते हैं इन स्कैमर्स का कंट्रोल आपके गैजेट पे हो जाता है और जैसे ही इन स्कैमर्स के पास आपके गैजेट का फुल एक्सेस पहुंचता है तो आप समझ जाइए कि आपका गैजेट हैक हो चुका है। अभी तक जितने मैंने आपको तरीके बताए उन तरीकों से अलग हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें स्कैमर ने ना कोई OTP मांगा, ना कोई बैंक डिटेल और ना ही किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा। फिर भी बैंक अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब हो गए। ऐसा ही कुछ हुआ है दक्षिणी दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन योगेश के साथ। एक दिन सुबह 7 से 9 के बीच योगेश के पास कई कॉल आता है। उसके बाद कुछ समय बाद मैसेज आता है कि बैंक अकाउंट से RTGS के माध्यम से 50 लाख रुपए दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये एक ऐसा तकनीक है जिससे बड़े से बड़ा अमाउंट एक बार में ही दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा इस केस में चौंकाने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति ने ना कोई OTP शेयर किया, ना किसी बैंक डिटेल को और ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया। फिर भी इस व्यक्ति के अकाउंट से 50 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने सिम स्वैपिंग फ्रॉड बताया है। इसमें साइबर क्रिमिनल को जिनके ऊपर सिम स्वैपिंग करना होता है उनके बारे में पहले से ही ये टेक्स्ट मैसेज, फिशिंग और कॉल के जरिए कुछ बेसिक जानकारी को जुटा लेते हैं और उस व्यक्ति के चुराए गए डेटा के आधार पर टेलीकॉम ऑपरेटरों से सिम कार्ड खो जाने के बहाने एक कॉपी सिम कार्ड उसी व्यक्ति का बनवा लेते हैं, जिससे जितना भी OTP और मैसेज होता है
उस कॉपी सिम कार्ड पे जाने लगता है जो उस साइबर क्रिमिनल ने बनवाया था। और इस केस में पुलिस मानती है कि कुछ ऐसा ही दक्षिणी दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन योगेश के साथ हुआ होगा। कुछ टिप्स हैं जिससे आप साइबर क्राइम को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई ईमेल आता है और दिए गए लिंक के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए कहा जा रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए पब्लिक कंप्यूटर, पब्लिक वाईफाई या पब्लिक हॉटस्पॉट का यूज ना करें। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आप किसी सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्कैमर आपके इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपसे स्कैम कर सकते हैं। सिम स्वैपिंग स्कैम से बचने के लिए आप ध्यान दें कि जैसे आपके फ़ोन से पूरी तरह सिग्नल गायब हो जाता है और ना ही आप कॉल कर पा रहे हैं और ना ही मैसेज, तो आपको तुरंत सिम कंपनी से संपर्क करना चाहिए, जिससे अगर कोई कॉपी सिम बनवा रहा है तो वो बंद हो सके। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।